यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, पॉज कर सकते हैं वीडियो को और देखें यहाँ पे। चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं। तो कॉलम 1 में जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है वैल्यूज, और कॉलम 2 में हमारे पास कुछ अरेंजमेंट है चार्ज के, एंड सरफेस थ्रू विच फ्लक्स इज कैलकुलेटेड। मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम नंबर 1 विद दोज कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 1 को हमें मैच कराना है कॉलम नंबर 2 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यूज हैं और यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है और हमारे पास सरफेस और चार्ज है जहां से हमें फ्लक्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन को, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना आसान होगा यदि मैं यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करूं और फिर मैं आंसर जो है लिखने के लिए OMR में फिर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं कि किन किन का आंसर जो है P आ रहा है, किन किन का आंसर Q आ रहा है, B आ रहा है, और किन किन का आंसर C आ रहा है, किन किन का आंसर D आ रहा है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले P जो है हमारे पास है कॉलम 2 में, ये वाला सिस्टम है। इसे एक बार समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड जो है वो A के बराबर है, A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, और यहां से A/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो ऐसा सिस्टम बहुत बार देखा होगा आपने। यदि मैं एक सिमिलर कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर बना देता हूं A/2 डिस्टेंस पर, यहां से A/2 डिस्टेंस पर मैं एक और स्क्वायर प्लेट बना देता हूं लाइक दिस, तो ये हमारे पास एक क्यूब बन जाता है, ये हमारे पास एक क्यूब बन जाता है। तो यदि मैं इसे गॉसियन सरफेस मान लेता हूं इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो मैं कह सकता हूं कि गॉसियन सरफेस की वजह से Q/ε0 जो है फ्लक्स पास हो रहा होगा, और मैं इस स्ट्रक्चर से कह सकता हूं कि ये जो फ्लक्स है ये सारे के सारे फेसेस से इक्वल तरीके से पास हो रहा है। तो ये बेसिकली बात ऐसी हो जाती है कि हमारे पास क्यूब है और क्यूब के बॉडी सेंटर पर एक चार्ज हमने रख दिया है, और फेस के द्वारा निकलने वाला फ्लक्स जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्लक्स। सो Q/6ε0 जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। तो पहले वाले का आंसर आ जाता है Q/6ε0, और ये किसको मैच कर रहा है? Q/6ε0 विच इज C को ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब C का आंसर P हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास एक तो P। अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ। दूसरा सिस्टम हमारे पास ये है, फ्लक्स थ्रू लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ विड्थ A। एक A विड्थ का हमारे पास स्ट्रिप है, और उस स्ट्रिप के इस मिडिल पॉइंट पे इसका आधा विड्थ से यहां से A/2 डिस्टेंस पर हमने √3/2 हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। तो इस शीट के द्वारा कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इस सिस्टम को आप देखिए साइड से, इस सिस्टम को साइड से आप देखिए तो आपको क्या दिखने वाला है? आपको क्या दिखेगा? आपको ये एक लाइन दिखने वाली है, ये एक लाइन दिखने वाली है जिसका विड्थ कितना है हमारे पास A के बराबर है। यहां से A/2 डिस्टेंस पर और √3A/2 हाइट पर, √3A/2 हाइट पर एक जो है चार्ज रखा हुआ है। तो हमें बताना है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो यहां पे मैं क्या मानने वाला हूं कि बिल्कुल √3A/2 डिस्टेंस पर एक शीट और हमारे पास है, √3A/2 हाइट पर एक और हमारे पास शीट है जिसका विड्थ भी A है और जिसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। यानी ये भी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रही है, ये भी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रही है। यदि मैं इसे Z मान लेता हूं तो माइनस इनफाइनाइट इन Z डायरेक्शन से प्लस इनफाइनाइट Z डायरेक्शन में ये एक्सटेंडेड है, बाहर की तरफ इनफाइनाइट तक, अंदर की तरफ इनफाइनाइट तक, और ऐसे ही ये आइडेंटिकल प्लेट है। तो यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो यहां से कुछ इस तरीके से पास हो रहा होगा। इस तरीके से जो फ्लक्स है पास हो रहा होगा, लाइक दिस। साइड से देखने पर आपको ये दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स आपकी तरफ भी जो है वो लाइंस आ रही होंगी, तो वो आधी लाइंस जो है वो ऊपर वाले फेस से पास होंगी, आधी लाइंस जो है नीचे की तरफ से पास होंगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो टोटल फ्लक्स है वो जो है वो आधा आधा इस तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, जितना भी पास हो रहा है एक के द्वारा, उतना ही फ्लक्स इसके द्वारा जो है पास हो रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? देखो बेटा, ये जो है लाइन में बना देता हूं, ये मैं एक लाइन बना देता हूं। यहाँ पे ये हमारे पास √3A/2 है, ये हमारे पास A/2 है। तो यहां से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं थीटा। थीटा की वैल्यू लिख दूंगा मैं tan theta is this upon this, so it's A/2 divided by √3A/2। तो 2 से 2 गया, A से A गया, आपको मिल जाता है 1/√3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है 30 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर। हम ये बात जानते हैं
कि ये टोटल यदि हम जानते हैं कि ये Q चार्ज है और 360 डिग्री एंगल से जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलता है, तो 60 डिग्री से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1 डिग्री का निकाल लीजिए, Q अपॉन 360 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सो Q अपॉन 360 एप्सिलॉन नॉट इंटू 60, 0 से 0 गया 6 गया, सो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट जो है हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट विच इज सी ऑप्शन। इसका मतलब में PQ, Q भी इसका आंसर होने वाला है, सी वाले ऑप्शन का आंसर होगा P और Q। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड A है और यहाँ पे चार्ज जो है रखा हुआ है। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, बिल्कुल सिमिलर जो है 5 फेसेस और बना देता हूं, एक यहाँ पर, एक सामने, एक इधर और एक इधर और एक ऊपर। तो मैं यहाँ पे 5 फेसेस और बनाऊंगा, तो आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जो स्ट्रक्चर है पूरा वो इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे जो है चार्ज रखा हुआ है, एग्जैक्ट कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, तो आपको एक फेज के द्वारा जो है फ्लक्स पूछा गया है कितना जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो ये कह सकता हूं कि ये जो क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे यदि चार्ज रखा होता है तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन आता है एक क्यूब में। ठीक है, ये बात सब जानते हैं। अब ये जो फ्लक्स हैं वो इस वाले फेज से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, इस वाले फेज से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और ये सामने वाला जो फ्लक्स है यहाँ भी कोई पास नहीं होने वाला है फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स है ये Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट ये यहाँ से पास होगा और यहाँ से पास होगा और ये पीछे वाले सामने वाले फेज से पास होगा। तो मैं इसका 3 जो है हिस्सा जो है और कर देता हूं। सो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जो है पास होगा किसी एक फेज से, तो हमारा आंसर आ जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट विच इज B। तो B का आंसर आ जाएगा हमारे पास R, B का आंसर आ जाएगा हमारे पास R। अब बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की। डी वाले ऑप्शन में कहा है कि चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के सेंटर पे हमने चार्ज को रख दिया है और पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सिलेंडर सरफेस, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है वहां से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक सिलेंडर है लाइक दिस और यहां पे चार्ज है Q, ये हमारे पास है 2R बाई रूट 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस R बाय रूट 3 और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R बाय रूट 3 के बराबर लाइक दिस। ठीक, ये सीन। तो यदि मैं टोटल फ्लक्स निकाल लेता हूं इस फेस के द्वारा, इस फेस के द्वारा और इस फेस के द्वारा, तो यहां से फ्लक्स जो है जो पास होगा लेट्स से phi 1 के बराबर पास होता है इस फ्लैट सरफेस से, तो इस फ्लैट सरफेस से भी कितना फ्लक्स पास होगा phi 1 के बराबर, और कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है मैं मान लेता हूं कितना है phi 2 के बराबर पास होता है। तो मैं कह सकता हूं इन तीनों फ्लक्सेस का जो सम है phi 1 2 टाइम्स phi 1 प्लस phi 2 वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सब जानते हैं कि क्लोज सरफेस से टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होता है। सो दिस इज टोटल फ्लक्स व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द क्लोज स्ट्रक्चर, दिस क्लोज सिलेंडर से जो पास हो रहा है टोटल फ्लक्स। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे phi 2 जो है निकालना है, तो मैं phi 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे phi 2 मिल जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ आप देखिए ये सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट से मुझे करना होगा। हम जानते हैं कि एक ऐसे कोन बन रही होगी, यहाँ से फीड लाइंस जा रही होंगी इस तरीके से, तो इस कोन के बेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है, कह सकते हैं कि एक डिस्क के थ्रू जो पास होने वाला फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन ये होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये इसका जो लेंथ है, ये इसका जो लेंथ है इसको x कह सकता हूं, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है आता है रिजल्ट 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए बेटा, क्या आ जाएगा आपके पास Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 1 माइनस x की वैल्यू जो है ये है r बाय रूट 3, दिस इज r बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाय 3 प्लस ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है r के बराबर प्लस r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर बाय 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस r बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास 2r बाय रूट 3। सो रूट 3 से रूट 3 गया, r से r गया है, 1/2 बचा, तो 1/2 तो आ जाएगा आपके पास Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है।
और ये वैल्यू जो है आप यहाँ रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ही दिया है, प्लस phi2 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से चला गया है 2 बार, ये आ जाएगा आपके पास phi2 की वैल्यू इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर ए वो किसका आ जाएगा, एस का आंसर, एस का आंसर होगा ए। अब हमारे पास है लास्ट ऑप्शन है विच इज टी ऑप्शन। टी ऑप्शन क्या कहता है देखिए एक बार पढ़ लीजिए इसे। फ्लक्स थ्रू द चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड क्यूब क्लोज टू द कॉर्नर अलोंग बॉडी डायगोनल एंड फ्लक्स थ्रू फेस 1 हमें निकालना है। ये सवाल अच्छा है, देखिए कैसे। ये हमारे पास क्यूब है लाइक दिस, और चार्ज जो है वो कॉर्नर के जस्ट पास में है, जस्ट पास में है, बिल्कुल पास में है, बट कॉर्नर पे नहीं है। इसको इनसाइड माना जाएगा, इसको इनसाइड माना जाएगा, बट ये है बिल्कुल पास में ही। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से पास होगा, क्योंकि अब ये क्लोज सरफेस बन चुका है, इसको यदि मैं क्लोज सरफेस मान लेता हूं तो क्लोज सरफेस के अंदर पूरा चार्ज रखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स जो टोटल होगा क्यूब से निकलेगा, टोटल जितने भी 6 फेसेस हैं वो टोटल फ्लक्स होगा 6 फेसेस के द्वारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है इस वाले फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। अच्छा, हम ये भी जानते थे, हमने इसका जो ऑप्शन सॉल्व किया था, ये वाला ऑप्शन हमने जब सॉल्व किया था PQR वाला ऑप्शन, तब हमने ये बात बताई थी कि इस वाले फ्लक्स से, इस वाले फेस से और सामने वाले फेस से जो है इक्वल फ्लक्स पास होता है, और वो कितना था हमारे पास, यहां से होता है Q अपॉन, बताइए कितना है, 8 या 24 आया था, सो 24 एप्सिलॉन नॉट। यहां से निकल रहा था Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से निकल रहा, सॉरी सामने वाले से निकल रहा था Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज हमने जो शिफ्ट किया है इस चार्ज को वो बहुत ज्यादा कम जो है शिफ्ट किया है, बिल्कुल मामूली सा शिफ्ट किया है, तो इनके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज फ्लक्स में इनके नहीं आएगा। लेकिन अब जो टोटल है वो बदल चुका है। पहले टोटल कितना था, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट टोटल था, उसके हमने 3 भागों में इसको बांट दिया था, अब है टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टोटल है इसको माइनस कर देता हूं इसमें से, और उसके जो 3 पार्ट में करूंगा वो 3 पार्ट इसमें से और इस सामने वाले में से पास हो रहे होंगे। तो मुझे यही करना है, 1/3 एक हिस्सा देना है 3 में से, और किसका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3। तो बेटा ये आ जाता है आपके पास, 3 से गया 8 बार, 8 और एक 7/8, 7/24 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको ये मिल जाएगा फ्लक्स थ्रू फ्लक्स सरफेस मेंबर 1। सो 7/24 Q बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर आ जाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी का आंसर आ जाएगा टी, डी का आंसर आ जाएगा टी। तो हमारे आंसर क्या क्या हो जाते हैं, SRPQT, SRPQT, ठीक है, ये हमारे आंसर्स बन जाते हैं। प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से, अक्टूबर 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है, तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं, थैंक यू, बाय बाय। A square loop of side 2 centimeter carrying current I0 is equal to 2.5 into 10 to the power 3 ampere, which is actually a very large current, बहुत ज्यादा करंट है ये, पॉसिबल है इतना करंट प्रोड्यूस करना, बट इट्स वेरी लार्ज, ठीक है। is placed in a xy plane in a magnetic field 4 I cap
प्लस 3 जे कैप। तो देख सकते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप ये जो है डायरेक्शन है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मैग्नेटिक फील्ड की, यानी मैग्नेटिक फील्ड XY प्लेन में है। अच्छा, दिया भी हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्क्वायर लूप। तो इस लूप के ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है वो आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो आप देखिए बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एक लूप के लिए m क्रॉस b। m क्रॉस b जो है टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। ये आपका है मैग्नेटिक मोमेंट और ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड XY प्लेन में है और मैं कह सकता हूं ये 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डायरेक्शन में है। कुछ इस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रेजेंट है, प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और यदि इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन में अपना जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है, तो इरेक्ट थंब का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देख सकते हैं आप कि मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा MB sin 90। सो मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्न्स 1 के बराबर ही है और करंट है हमारे पास I, एरिया हो जाएगा इसका a स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और sin 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। करंट की जो वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसे 1000 लिख सकता हूँ, इंटू साइड का स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 और यहाँ पे आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा 16 9 25 5। तो यहाँ से 1 2 3 और 1 2 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 और 2 4, 4 इंटू 2.5 10 होता है। तो ये तीनों आपस में 10 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिलता है आंसर 5 के बराबर। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है ना मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस इज सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक बात है। H atom and He plus atoms ions are excited लिखा है यहाँ पे excited to their respective first excited states, यानी कि इनको n is equals to 2 तक excite कर दिया जाता है। Subsequently, hydrogen atom transfers their total excitation energy to He plus ion by collision। तो जो एक्साइटेशन एनर्जी है, यानी जितनी एनर्जी देकर हाइड्रोजन एटम को n is equals to 1 से n is equals to 2 में लाया गया है, वो पूरी की पूरी एनर्जी हीलियम को दे दी जाती है और हीलियम भी अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है ऑलरेडी। Assume that the Bohr model of atom is exactly valid. The quantum number of n यहाँ पे ऑफ ज्यादा आ गया है, n of the state finally populated in the He plus ion is। तो हीलियम प्लस में जो इलेक्ट्रॉन फाइनल जिस स्टेट में पहुंच जाएगा उसका आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स के जब भी आते हैं तो आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम, और उसमें सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है और रटी हुई होनी चाहिए। मेरा मतलब है रटी हुई होनी चाहिए, बिकॉज यदि ऐसे सवाल जब आते हैं कि कौन सी स्टेट में होगा, तब आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है सवाल यदि आपको एनर्जी स्टेट की एनर्जी याद नहीं है और उनके डिफरेंस पता नहीं है। तो मुझे याद है तो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं ऑलरेडी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी स्टेट की एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट पे -13.6, -3.4, -1.5, 0.85, 0.54 माइनस में, और इनके डिफरेंस भी याद होने चाहिए। अब इस स्टेज तक सैचुरेशन आ चुका है, आपको डिफरेंस आने ही चाहिए यदि आपको बाकी लोगों से एज प्राप्त करनी है। तो ये डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये आप निकालने के चक्कर में ना रहें, आपको टाइम बचाना है, बाकी लोगों से आगे निकलना है, तो आपको ये रटने ही पड़ेंगे। अब हाइड्रोजन का मुझे याद है तो हीलियम का मैं निकाल सकता हूं कैसे कि 13.6 Z² फॉर्मूला होता है। तो Z² का अंतर है हाइड्रोजन और हीलियम में, n तो बराबर ही चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का Z² 1 होता है, हीलियम का Z² जो है 4 होता है। तो मैं इस वैल्यू में यदि 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे सारी एनर्जी मिल जाएंगी, और इन डिफरेंस में Z² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एनर्जी डिफरेंस मुझे हीलियम के अंदर पता चल जाएगा। क्वेश्चन कहता यह है कि हाइड्रोजन को हम ले आए हैं, इलेक्ट्रॉन को यहां ले आए हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और यहां पर भी क्या हुआ है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाता है। फिर कहते हैं कि ये जो एक्साइटेशन एनर्जी हमने दी होगी, इस एक्साइटेशन एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको। अब हमें ये देखना है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को कहां तक ले जा सकती है।
तो देखिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है हमारे पास बैलेंस में कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से यहां जाने के लिए 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, हमारे पास इससे ज्यादा है तो ये अच्छी बात है। और तो मैं यहां से 7.6 जो है इस्तेमाल कर लेता हूं और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 6 और ये बन जाएगा 2.6, यानी कि ये यहां से यहां पहुंच चुका है और हमारे पास बैलेंस कितना है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए बेटा ये भी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब ये यहां से यहां भी पहुंच सकता है, यहां से यहां पहुंच सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर कि n = 4 तक ये जा सकता है, उसके बाद जाने के लिए इसके पास एनर्जी नहीं है तो ये आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा n = 4, n = 4। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ये डेटा याद होना जरूरी है, याद कर लें अभी याद नहीं है तो। अब चलते हैं आगे हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन कहता है कि एक द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g at a height h above the surface of earth is same as at a depth d below the surface of earth when both d and h are much smaller than radius of earth। ये जो है की पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, when both d and h are much smaller than the radius of earth find the value of d by h। तो देखिए जब d हम डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ d चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं that g dash is equal to g at surface 1 minus d upon re। ये आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लिख सकते हैं। और यदि हाइट की बात करें तो हाइट यदि छोटी है तभी हम अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला लगा सकते हैं g dash is equal to g 1 minus 2h upon re। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब h की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा छोटी होती है रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे कहा गया है कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं बराबर हैं आपस में, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ g 1 minus d upon re is equals to g into 1 minus 2h upon re। तो यहाँ से g से g कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, re से re कैंसिल आउट हो गया, सो d upon h की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 के बराबर। तो ये आसान सवाल था काफी, 2 के बराबर हमारा आंसर आ जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, बस इज मूविंग टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉल with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रही है बस एक वॉल की तरफ। The driver sounds a horn of frequency 325 Hz. The frequency of beats heard by the passenger of the bus is 10 n Hz. If the speed of sound in air is 330, find the value of n। तो ये जो सवाल हैं काफी बार कर चुके हैं, काफी बार पूछे भी गए हैं। आप देख सकते हैं इसे, ये हमारे पास बस है और ये हमारे पास वॉल है, ये मूव कर रही है बस वॉल की तरफ विद स्पीड हाउ मच 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगा हुआ है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, इमिट करता है 325 हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है साउंड की। तो यहां से साउंड जाता है और यहां से टकराता है और वापस आता है, इसके कानों में जाके पड़ता है, और एक साउंड यहीं से निकल के इसके कानों में पड़ता है, ड्राइवर के कान में। तो ड्राइवर को फ्रीक्वेंसी एक तो सुनाई दे रही है जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, एक फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है जो इसको डायरेक्ट यहां से सुनाई दे रही है 325 हर्ट्ज की। तो हमें दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालना है, तो वही कहलाएगा आपका बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। बीट का मतलब तो पता ही होगा सबको। तो मैं ये निकालने वाला हूं कि ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके कितनी वापस आएगी। तो पहले मैं निकालता हूं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी पहुंच रही होगी। तो फ्रीक्वेंसी जो वॉल के पास पहुंच रही होगी वो लिख सकता हूं मैं 325 होगा इनटू ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 330 डिवाइडेड बाय 330। यहाँ पे सोर्स की बात करें, ऊपर आता है ऑब्जर्वर, नीचे आता है सोर्स। ऑब्जर्वर है वॉल, वो रेस्ट पे है तो +0, नीचे है सोर्स, सोर्स पास में आ रहा है तो यहाँ जाएगा -5। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है मैं कह सकता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, तो अब ये सोर्स बन जाएगा वॉल और ये हमारे पास ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ रिफ्लेक्टेड की यदि बात करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो एफ वॉल के बराबर है, एफ वॉल, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 330 डिवाइडेड बाय 330। ये हमारे पास सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, यहाँ पे +5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ वॉल की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, आपको एफ रिफ्लेक्टेड पता चल जाएगा। तो एफ रिफ्लेक्टेड कितना आ जाएगा, एफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू एफ वॉल विच इज 325 इंटू 330 डिवाइडेड बाय 325 इंटू ये 335 है और ये आ जाएगा आपके पास 330।
330 से 330 गया, 325 से 325 गया। रिफ्लेक्टेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है कितना आएगा 335। ये रिफ्लेक्टेड वेव का फ्रीक्वेंसी है और एक फ्रीक्वेंसी इसको डायरेक्ट खुद को सुनाई दे रही है 325। तो 325 और 335 का डिफरेंस जो है बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, दैट इज 10। सो 10 हमारे पास आंसर आता है, 10 हर्ट्ज इज द बीट फ्रीक्वेंसी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 1 के बराबर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इस सवाल को आप पॉज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। A wire loop consisting of straight section and circular section of radius r carrying a current I is placed in xy plane. xy plane में रखा है हमारे पास एक वायर, एक लूप है और लूप में जो एक पार्ट है ये एक सर्कल की फॉर्म में है और ये हमारे पास एक स्ट्रेट सेक्शन है, यानी कि एक फाइनाइट वायर है और एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस r के बराबर है। करंट इसमें I के बराबर फ्लो होता है। पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m is placed at the center O and given velocity v along line PO, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो यहाँ पे एक पार्टिकल रखा जाता है जिसका चार्ज है q, मास है m, उसको वेलोसिटी दी जाती है इस लाइन के अलोंग v। तो हमें बताना है कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप देखिए बेटा, ये जो वायर है, ये वायर कुल इससे, इस वायर से जो है ज्यादा पास में है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे करंट का जो सेंस है दोनों में अलग अलग है, तो इन दोनों के जो फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने वाले हैं। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में लिख सकता हूँ अंदर की तरफ होगा, तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, वायर का सेक्शन 1, वायर का सेक्शन 2। तो यहाँ पे मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो ये r है, ये 30 है, सो r cos 30 लिख सकता हूँ इसे, r√3/2 और आपको मिल जाएगा यहाँ से sin 30 प्लस sin 30, तो sin 30 प्लस sin 30 आपको ये मिल जाता है और डायरेक्शन इसकी क्या होगी माइनस के कैप जो है डायरेक्शन इसकी होने वाली है। और इस वायर, इस आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय r इंटू साइन फाई। फाई जो है टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है आर्क सेंटर पर, दैट इज 60 डिग्री, जस्ट पाई बाय 3। तो ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, 60 या पाई बाय 3 लिखे इसको, पाई बाय 3। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाता है और नीचे बनता है यहाँ पे 4 और 3 12 और यहाँ sin 30 हाफ प्लस हाफ 1 होगा, तो ये 2 से इसको 2 उड़ा दीजिए तो आपको यहाँ मिल जाता है म्यू नॉट I बाई r को आप कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 1/2√3 पाई और यहाँ मिलेगा माइनस में 1/12। तो ये हमें रिजल्ट मिल जाता है और ये सब जो है किसमें है, माइनस के कैप में है, ये प्लस के कैप में है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ Q और V से, QV से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और QV से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें फोर्स मिल जाता है। मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यू नॉट I बाई R और लास्ट में QV बाय M, म्यू नॉट I बाई R QV बाय M और अंदर है 1/2√3 पाई, 1/2 पाई एंड 1/12 को लिख सकता हूँ 4 into 3 लिखा जा सकता है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 के बराबर हमें मिल जाती है। सो n इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है और सवाल पहले आप पढ़ लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मेरे साथ साथ देखना कि कैसे मैंने सॉल्व किया। A transverse sinusoidal wave moves along a string in positive x direction with a speed of 10 cm per second. इस वेव का स्पीड है लेफ्ट से राइट और स्पीड कितना है 10 cm per second। The wavelength of the wave is 0.5 मीटर, तो यहाँ लिख लेता हूँ velocity of wave is 0.1 मीटर per second और यहाँ पे जो लैम्डा है वो 0.5 मीटर है और हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है 0.1 मीटर के बराबर। At a particular time t, the snapshot of the wave is shown in figure. तो ये आपको स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट भेजा है किसी भी टाइम इंस्टेंट पर। The velocity of point P when the displacement is 5 is √n pi by 50. तो बताना है कि n की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो ये पॉइंट P है जिसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है इस समय पर। जिस समय पर ये फोटो लिया गया है इस समय इसका डिस्प्लेसमेंट, y डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वेलोसिटी बताना है कितना होगा, इसका वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी। तो हम एक बात तो जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू del y बाय del x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड का,
मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, Vp इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। यदि इसका इक्वेशन लिख लूं मैं, पार्टिकल के डिस्प्ले वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये यदि मैं लिख लेता हूं इक्वेशन, तो यहां से मुझे डेल वाई बाय डेल टी जो है वो कैलकुलेट करना होगा इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, तो अभी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन लिखने के लिए मुझे k चाहिए और मुझे ओमेगा चाहिए, वो मैं यहां से निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे लैम्डा पता है तो मैं k निकाल सकता हूं। k is 2 pi by lambda, 2 pi by lambda 0.5 which is 1/2 which is 4 pi। 4 pi आपको मिल जाता है k की वैल्यू, और हमें यहाँ पे v वेव दिया है जो होता है हमारे पास लैम्डा बाय t के बराबर। t होता है 2 pi by ओमेगा, सो ओमेगा लैम्डा बाय 2 pi ये होता है वेलोसिटी ऑफ वेव which is 0.1, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 है, सो 4 pi into 0.1, तो ओमेगा आपको मिल जाता है 0.4 pi रेडियन पर सेकंड के बराबर। तो ओमेगा मिल गया, हमें k मिल गया। हम इस इक्वेशन लिख सकते हैं इस वेव का, कितना आ जाएगा, y is equals to a 0.1 sin of kx which is 4 pi x minus 0.4 pi t के बराबर। ये हमें y की वैल्यू मिल जाती है। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है हमें टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल y बाय डेल t इज इक्वल टू 0.1 इंटू ओमेगा 0.4 पाई इंटू कॉस ऑफ 4 पाई x माइनस 0.4 पाई t। ठीक है, ये हमें मिल जाता है। एक चीज और, ये हमारे पास वेलोसिटी मिल जाएगी पार्टिकल की, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पर हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी इस पार्टिकल की, तो इसलिए हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है टाइम के रेस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट रखा है। अब मैं एक चीज और करना चाहता हूं कि मुझे y डिस्प्लेसमेंट पता है इसका, तो मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है, इसका x की वैल्यू जो है क्या होने वाली है। तो मुझे y पता है तो मैं x निकाल सकता हूं इस इक्वेशन से। कैसे? y की वैल्यू है 5 which is 0.05 या 5/100 लिख सकता हूं। एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास है 10/100, और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ 4 pi x, और आप टाइम यहाँ पे 0 कर सकते हैं, टाइम t की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, बिकॉज t बराबर 0 पे जो स्नैपशॉट है बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रही है। t बराबर 0 कर देंगे तो y इज इक्वल टू a sin kx इक्वेशन बन रही है, और ये a sin kx जैसा ही ग्राफ है, तो टाइम की t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 100 से 100 गया, ये आ गया आपके पास हाफ, सो sin 4 pi x इज इक्वल टू हाफ, और sin की वैल्यू हाफ कब होती है, जब ये एंगल होता है 30 which is pi/6, सो 4 pi x इज इक्वल टू pi/6 आपको यहाँ से मिल जाएगा, पाई से पाई गया, x की वैल्यू आ गई 1/24, x इज इक्वल टू 1/24 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। ये वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, और टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 यहाँ पर, सो Vp की वैल्यू आपको मिल जाती है 0.1 इंटू 0.4 पाई कॉस ऑफ 4 पाई x, 4 पाई 1/24 माइनस 0, तो ये बन जाए आपके पास 6 pi/6 30, cos 30 is √3/2, और इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 0.04 पाई, और cos 30 is √3/2, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 4/100, और ये 2/100, और ये √3 पाई, 2 से गया 50 टाइम्स, सो √3/50 पाई आपको यहाँ से पार्टिकल का वेलोसिटी मिल जाता है √3/50। सो √n की वैल्यू आपसे पूछी है, √n की फॉर्म में आपको दिया है, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 के बराबर, तो 3 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक बात।